हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे समूह 15 के तत्व या फिर जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार। पिछली क्लास में हम लोगों ने पी ब्लॉक के तत्वों का परिचय देखा था और आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है उसके बारे में भी देखे थे। तो जो पी ब्लॉक का तत्व रहता है वह आवर्त सारणी में राइट हैंड साइड पे 13 वर्ग से लेकर के 18 वर्ग तक पी ब्लॉक में आते हैं। तो इसमें से इन सब को पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे सम्मिलित रूप से, और जो शुरू में रहता है उसके आधार पे उस समूह का नामकरण रहता है। जैसे ये हो जाएगा बोरान परिवार या कार्बन परिवार, इसके बारे में देख लिए थे। तो आज हमको जिसके बारे में पढ़ना है वो है समूह 15 के तत्व, जिसको बोला जाता है नाइट्रोजन परिवार। क्योंकि जो समूह 15 है उसमें प्रथम जो तत्व रहता है, शुरू का तत्व रहता है, वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन इसका लीडिंग फ्रेम बनाता है, और इसके नीचे जो भी तत्व पाए जाएंगे वो सभी नाइट्रोजन परिवार में आएंगे। तो आज हमें स्पेशल रूप से पढ़ना है नाइट्रोजन परिवार या फिर समूह 15 के तत्व के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आवर्त सारणी है उसमें समूह 15 में कितने तत्व पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। उसके बाद जो 7वां आवर्त है इसमें परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर वाले तत्वों के लिए अलग से जगह दिया गया है और इसमें उन तत्वों को रखते हैं। तो नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मथ तक को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 तत्व आएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये है नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो इन सब को सम्मिलित रूप से पिक्रोजन भी कहा जाता है, और इनके जो यौगिक बनते हैं इन नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के, उनको पिक्रोनाइड कहते हैं। और ग्रीक भाषा में जो पिक्रोनाइड है या पिक्रोजन है उसका मीनिंग होता है दम घुटने वाला। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन 21% रहता है, और बाकी सब गैसें 0.00 में पाई जाती हैं। तो अगर ऑक्सीजन को हटा देंगे 21% को, तो 78% केवल वायुमंडल में रहेगा। तो उसके कारण मनुष्य का या जीवों का दम घुटने लगता है, इसलिए इसको दम घुटने वाला कहते हैं नाइट्रोजन गैस को, और इसको पिक्रोजन और इसके यौगिकों को कहा जाता है पिक्रोनाइट। उसके बाद इसका प्राप्ति देखेंगे कि जो पूरे ब्रह्मांड में या प्रकृति में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फैमिली के जो तत्व हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे, उसको बोलेंगे प्राप्ति या फिर ऑकुरेंस। तो प्रकृति में जो नाइट्रोजन है वह मुक्त अवस्था में पाई जाती है गैस के रूप में, नाइट्रोजन गैस के रूप में, और मुक्त अवस्था के साथ साथ वह यौगिक के रूप में भी संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में यह जो वायुमंडल रहता है उसमें 78% पाई जाएगी, और संयुक्त अवस्था में देखेंगे या फिर एज ए कॉम्प्लेक्स देखेंगे, कॉम्प्लेक्स के रूप में, तो वह नाइट्रेट के रूप में जो धरती की 3 परत रहती है, भूपर्पटी, ऊपर वाला परत, उसके नीचे का प्रवार और सबसे अंदर का क्रोड। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर रहता है जिसको भूपर्पटी कहते हैं, जिसमें हम सब जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी में खनिज के रूप में, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है। और यह सोडियम नाइट्रेट के रूप में, जिसको चिली साल्ट पियर या फिर चिली सोर बोला जाता है, इसके रूप में, और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में, जिसको इंडियन साल्ट पीटर भी कहते हैं, इन सब रूप में पाया जाता है। जो नाइट्रेट रहता है वह सरलता से जल में विलय हो जाता है, माने कि जल में घोलने पे जल्दी से घुल जाएगा और पृथ्वी पर फैल नहीं सकता। लेकिन जब ये नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है तो पृथ्वी की सतह पर फैल नहीं सकता है, माने एक जगह पाया जाएगा वहीं पे पाया जाएगा, उसकी सतह पर फैलने का गुण इसमें नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन जो रहता है वह पौधे और जीवधारियों में
प्रोटीन, एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, इन सभी में मुख्य अवयव के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन का इतना सारा जगह में उपस्थिति होने के बाद भी जब वायुमंडल में अगर हम लोग भार या फिर वजन के अनुसार देखेंगे तो नाइट्रोजन का स्थान 33वें नंबर पे आता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन परिवार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें समूह 15 के तत्वों का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो यहाँ पे सबको हटाया जा रहा है, बस केवल 15 को रखूंगी। तो समूह 15 के तत्व में नाइट्रोजन का जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसी के जैसे ही बाह्यतम कोश का सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p, 2 2 4 और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचा तो 2p3। यहाँ पे 1s2, ये 1s2 हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर है, इसलिए यहाँ पे हीलियम लिख दिया गया है और इस 1s2 को बुक में हटा दिया गया है। तो ये हो जाएगा हीलियम 2s2 और 2p3। इसी प्रकार जब फास्फोरस का देखेंगे तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है 15। तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 1s के बाद कामा 2s2, 2p6, फिर कामा, फिर आएगा 3s2 और 3p3। तो यहाँ पे 2 4 और 6 10, 2 12 3 15 ये हुआ। तो यहाँ पे 2 4 और 6 इतना मिला करके नियान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। नियान का जो परमाणु क्रमांक होता है 10 रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर है, इसलिए यहाँ इसको भी रिप्लेस कर देते हैं हम लोग नियान से। तो ये हो जाएगा 3s2 और 3p3। तो जो नाइट्रोजन वाला है इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे आता है नियान और यहाँ पे रहता है हीलियम। तो हीलियम के से रिप्लेस करेंगे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नियान से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद आता है इधर आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेयान। तो जब आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसको आर्गन से रिप्लेस करेंगे, और इसमें एंटीमनी का जब लिखेंगे तो उसको क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिप्लेस करते हैं। और जब बिस्मथ का लिखेंगे तो उसको जिनान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिप्लेस करेंगे। लेकिन सबके जो बाह्यतम कोश में हमेशा p कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन ही पाया जाएगा। इन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कोश में हमेशा p में 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जो p का कक्षक रहेगा यह s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और p में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इसमें रहेगा और p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन भर रहा है तो ये अर्धपूरित कक्षक कहलाता है। और अर्धपूरित जब कक्षक रहेगा तो ये अधिक स्थायित्व वाला रहता है। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका स्थायित्व अर्धपूरित से कम हो जाएगा, लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये अर्धपूरित कहलाएगा और ये ज्यादा स्थायित्व प्रदर्शित करता है। यह हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समूह 15 के तत्वों का। उसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे समूह 15 के जो तत्व हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। इनका जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होती है क्रमशः 2 और 8 होती है। माने कि
अभी जो बताई मैं यहाँ पे इसको हीलियम से हटाया गया है और इसमें नियान से, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस को आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था इसमें 2 और 8 पाई जाती है। मान लो हीलियम का होता है 1s2 यहाँ पे, तो इसमें 2 है और इसका देखेंगे तो 6 और 2, माने कि इस कक्षा के अंदर वाला यहाँ का देखेंगे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो इसमें आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था 2 और 8 जिसमें होती है उसको हीलियम और नियान रहता है पहले में। और दूसरा में लिए गए हम लोग आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ को। तो ये जो रहता है ये आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का एक ग्रुप आता है और ये वाला आएगा। तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ इसमें जब देखेंगे तो आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था अक्रिय गैसों की तरह नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको दूसरे ग्रुप में रखा गया है। अब देखते हैं नाइट्रोजन परिवार के परमाणु तथा भौतिक गुण, माने परमाणुीय गुण और उसके भौतिक गुण। तो समूह 15 के जो तत्व रहते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण पाया जाता है। तो जो गुणों की व्याख्या को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परमाणु त्रिज्या और आणिक त्रिज्या। तो जो समूह 15 के जो तत्व रहते हैं उनका परमाणु तथा सहसंयोजित त्रिज्या का मान और आणिक त्रिज्या का मान समूह 14 के तत्वों की सहसंयोजी और आणिक त्रिज्या के मान से कम होती है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे समूह 14 के तत्व आएगा और यहाँ पे आता है समूह 13 का तत्व। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे आता है कार्बन और यहाँ पे आता है बोरान। तो इधर से इधर जाएंगे तो इसके बाह्यतम कोश में बोरान के 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, माने 2p में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और कार्बन के 2p में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और इसका 2p में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जो p कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण नाभिक से उन इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बल बढ़ेगा और हम लोग जैसे ही बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो उसमें बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। इसका आकार बड़ा रहेगा तो इससे ये छोटा रहेगा और ये और छोटा होते जाएगा, क्योंकि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो नाभिक से आकर्षण बढ़ेगा और अंदर की ओर बाह्यतम कक्षा आकर्षण बल के प्रभाव से सिकुड़ता जाएगा। तो जैसे हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो यहाँ पे या फिर लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा तो त्रिज्या भी छोटी होती जाएगी, सहसंयोजक त्रिज्या भी छोटी होती जाएगी और आणिक त्रिज्या भी छोटी होती जाएगी। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो 15 समूह के तत्व की आणिक, परमाणुविक और सहसंयोजित त्रिज्या का मान 14 समूह के आणिक, परमाणुविक और सहसंयोजित त्रिज्या के मान से छोटा पाया जाएगा। इसका मान इससे बड़ा होगा और बोरान का कार्बन से भी बड़ा होता है। ये हो गया। दूसरा देखेंगे कि एक ही समूह में समूह माने कि अभी हम लोग आवर्त में देख रहे थे, ये सीधा सीधा आवर्त बनता है। तो आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं और समूह को पढ़ने के लिए ऊपर से नीचे आते हैं। तो समूह में देखेंगे तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है और यह वृद्धि नाइट्रोजन से जो फास्फोरस रहता है उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। जब ऊपर से नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे नाइट्रोजन का देखेंगे तो इसमें 2p में जाता है, तो ये 2p वाले में जाएगा। और फास्फोरस का देखते हैं तो 3p वाले में जाता है और इसका देखेंगे आर्सेनिक का तो 4p वाले में जाता है। आउटर जो इलेक्ट्रॉन है
आर्सेनिक का देखेंगे तो 4p में जाता है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो p कक्षक तो सेम रहता है, लेकिन जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसका मान बढ़ता है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो कक्षकों की संख्या बढ़ती जाएगी तो नाभिक से दूरी भी, यहाँ से दूरी भी बढ़ते जाएगा, और दूरी बढ़ने के कारण परमाणु का आकार भी बढ़ेगा, तो त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा, चाहे वो आयनिक त्रिज्या हो, सहसंयोजित त्रिज्या हो या फिर परमाणु त्रिज्या हो। तो समूह में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है, और यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव भी काम करता है, या फिर प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलेंगे। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाभिक का जो इस पे आवेश पड़ेगा वह प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होते जाता है ऊपर से नीचे आने पे, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या और अन्य प्रकार की त्रिज्या का मान बढ़ता हुआ जाता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन से फास्फोरस की त्रिज्या का मान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन जो आर्सेनिक रहता है, यहाँ पे आर्सेनिक से बिस्मथ, यहाँ से यहाँ त्रिज्या के मान में ज़्यादा, इसका मान ज़्यादा होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना नाइट्रोजन और फास्फोरस में अंतर पाया जाता था उतना। अब देखेंगे दूसरा है आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी का मतलब है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी आयनन ऊर्जा कहलाता है। तो जो समूह 14 के तत्वों की तुलना में 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगी वो आयनन ऊर्जा कहलाएगी। 11वीं में आप लोग अच्छे से पढ़ लियो सबको, तो आयनन ऊर्जा कहलाएगी। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नाभिकीय आवेश के विपरीत काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाभिक से दूरी कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो 14 समूह में नाभिक से दूरी ज़्यादा है और 15 समूह में नाभिक से दूरी कम है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, तो आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। और 14 के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए इसकी अपेक्षा कम ऊर्जा देना पड़ेगा, तो आयनन ऊर्जा का मान या आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। तो जो 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी 14 समूह के तत्वों की आयनन एंथैल्पी से ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो 15 समूह है ये हाफ फील्ड रहते हैं, अर्धपूरित रहते हैं, जिसके कारण स्थायी विन्यास भी बनाते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, इसी समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो नाभिक से दूरी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा और आयनन एंथैल्पी का मान ऊपर से नीचे आने पे घटते जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला है ऋण विद्युता। तो ऋण विद्युता का मतलब है कि दो परमाणु हैं तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म जो दोनों परमाणु के बीच में रहता है उसको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही ऋण विद्युता कहलाती है। तो जितना छोटा आकार होगा उसकी ऋण विद्युता का मान उतना ही ज़्यादा पाया जाएगा। तो समूह 14 के तत्वों की तुलना में जो 15 के ऋण विद्युता की मान भी अधिक होगा। जितना छोटा आकार रहेगा उतना नाभिकीय आवेश ज़्यादा रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है वही ऋण विद्युता कहलाती है। तो इसका आकार बड़ा है 14 का और 15 का आकार छोटा है, तो इसकी तुलना में 15 के समूह के तत्वों की ऋण विद्युता का मान भी ज़्यादा होता है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण 15 के समूह में ज़्यादा पाया जाएगा। अब क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे, इसमें भी ऊपर से नीचे तो ऋण विद्युता के मान में कमी होती जाएगी। अब इसका देखते हैं हम लोग भौतिक गुण। किसका भौतिक गुण? समूह 15 के तत्वों का भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में देखेंगे कि सामान्य ताप पे
रूम टेम्परेचर पे या फिर सामान्य ताप पे जो नाइट्रोजन है वह द्विपरमाणुविक अणु के रूप में पाया जाता है। N2 के रूप में लिखते हैं, हमेशा नाइट्रोजन को लिखेंगे तो N2 लिखते हैं। तो N2 में 2 ठो नाइट्रोजन है, यहाँ पे N 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड N रहता है, तो ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु। तो नाइट्रोजन जो है द्विपरमाणुविक अणु के रूप में पाया जाता है, क्योंकि यह पी पाई बंद पाया जाता है। इसमें यहाँ पे ये सिग्मा बंद बनाता है और ये क्या रहता है, पाई बंद रहता है। तो यहाँ पे पी पाई प्रकार का मल्टीपल बॉन्ड या फिर बहुबंध पाया जाता है। फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है चतुष्परमाणुविक अणु रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो फास्फोरस रहता है P4 के रूप में पाया जाता है। उसी प्रकार से जो आर्सेनिक और एंटीमनी है AS4 पाया जाता है और एंटीमनी भी 4 पाया जाता है। तो नाइट्रोजन द्विपरमाणुविक रहता है, बाकी ये सब क्या रहते हैं, चतुष्परमाणुविक रहते हैं, माने कि उसके एक अणु में 4 परमाणु पाए जाएंगे। और यहाँ पे जो ठोस रूप में पाए जाते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, और ये बड़े आकार के रहते हैं, इसलिए ये मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं कर सकते, सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन जो द्विपरमाणु रहता है, दोनों के बीच में त्रिबंध पाया जाता है, माने 3 ठो बंध पाया जाता है। उसमें का एक जो बंध रहता है बीच वाला, ये बीच वाला सिग्मा बंध रहता है और ऊपर और नीचे का पाई बंध रहता है, माने 1 सिग्मा और 2 पाई बंध उसमें पाए जाएंगे। अब देखेंगे इसका गलनांक और क्वथनांक। तो जो जहाँ तक गलनांक और क्वथनांक को देखते हैं तो 15 समूह के तत्व में किसी प्रकार की क्रमिकता या क्रम से जो परिवर्तन होता है वह प्रदर्शित नहीं होती है। नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक, इस नाइट्रोजन से लेकर के इस आर्सेनिक तक गलनांक का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। उसके बाद एंटीमनी और बिस्मथ तक घटता जाता है। यहाँ तक अचानक गलनांक बढ़ेगा, फिर एंटीमनी और बिस्मथ में घटता जाता है, और क्वथनांक का मान जो है नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक लगातार बढ़ता ही जाता है। अब धात्विक लक्षण देखेंगे इसका। तो समूह 15 के जो तत्व है उसमें ऊपर से नीचे जब आएंगे तो धात्विक लक्षण बढ़ता जाएगा। किसी भी तत्व को धातु कब बोलेंगे, जब उसमें इलेक्ट्रॉन दान करके धन आयन बनाने की क्षमता होगी, तभी वह चालकता प्रदर्शित करेगा और विद्युत और ऊष्मा के प्रति सुचालक होगा और धात्विक चमक प्रदर्शित करेगा और चुंबकीय गुण पाया जाएगा, तो उसको धात्विक लक्षण बोलेंगे। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम लोग आते हैं, नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा और आसानी से यह धन आवेश बना लेंगे। लेकिन ऊपर वाला जब देखेंगे तो नाभिक से दूरी कम रहेगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर पाएगा और धन आवेश नहीं बना पाएगा। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते हैं धात्विक लक्षण में वृद्धि होती जाती है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु रहती है। यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस जो रहेगा अधातु रहेगा, और जो बिस्मथ रहता है यह पूर्णतः धातु रहता है, क्योंकि नीचे रहता है तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा, तो आसानी से कम आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन दान करके धन आयन बनाकर धात्विक लक्षण दर्शाएगा। यहाँ पे जो आर्सेनिक और ये रहते हैं एंटीमनी, ये उपधातु हैं। ये पूर्ण रूप से धातु रहेगा बिस्मथ, ये दोनों उपधातु रहेंगे, और ये क्या रहेगा, अधातु रहेंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस। यहाँ पे धात्विक गुण अगर जिसमें पाया जाएगा तो उसमें विद्युत चालकता, ऊष्मा के प्रति चालकता, धात्विक चमक, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ये सब गुण पाए जाएंगे। अब देखेंगे अपर रूपता। अपर रूपता का मतलब क्या है, उसमें जो मेन तत्व रहेगा वो वही रहता है, लेकिन उसके रूप अलग अलग रहते हैं। जैसे कार्बन
में अपर रूपता पाई जाती है। कार्बन से काजल, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट और चारकोल ये सब बनते हैं कार्बन से ही, और कार्बन पेपर भी बनता है। इन सब के अगर मूल में देखें तो कार्बन ही रहता है, लेकिन उसका रूप क्या है, अलग अलग है। हीरा चमकदार रहता है, ग्रेफाइट जो शीश की पेंसिल में यूज होता है, नीब में लगा रहता है, वो ग्रेफाइट है। उसी प्रकार जो कोयला चारकोल रहता है वो ईंधन के काम आता है। काजल को सौंदर्य प्रसाधन में यूज करते हैं। इसी प्रकार कार्बन के अपर रूप 5 ठो पाए जाते हैं। उसी प्रकार की अपर रूपता जो है इसमें 15 समूह में पाया जाएगा कि नहीं, उसको देखना है। तो नाइट्रोजन और बिस्मथ, यहाँ पे ये नाइट्रोजन और ये बिस्मथ जो है अपर रूपता प्रदर्शित नहीं करते हैं, माने कि इसमें अपर रूपता नहीं पाई जाती है। लेकिन फास्फोरस कई रूप में पाया जाता है, एक से अधिक रूपों में पाया जाना ही अपर रूपता कहलाता है। तो जो फास्फोरस रहता है सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। आर्सेनिक जो रहता है वो 3 प्रकार के अपर रूपता प्रदर्शित करेगा, पीला आर्सेनिक, भूरा आर्सेनिक और लाल आर्सेनिक। उसी प्रकार जो एंटीमनी रहता है उसमें 4 प्रकार के अपर रूप पाए जाते हैं। धात्विक एंटीमनी जो क्रिस्टलीय रूप में रहता है, दूसरा होता है विस्फोटक एंटीमनी जो कि अक्रिस्टलीय रूप में रहेगा, और पीला एंटीमनी जिसको अल्फा एंटीमनी भी बोलते हैं, और चौथा आता है काला एंटीमनी या फिर बीटा एंटीमनी। तो यह है 15 समूह के तत्वों के अपर रूप। उसके बाद देखेंगे कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब है जब किसी तत्व के परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। लंबी श्रृंखला या तो सीधी श्रृंखला बनेगी या फिर गोलाकार बंद श्रृंखला भी बनती है। जब सीधी रहेगी तो उसको ओपन चेन बोलेंगे या फिर विपरीत श्रृंखला बोलते हैं, हिंदी में विपरीत। और जब ऐसे गोल या फिर गोलाकार क्लोज्ड बनाएंगे तो गोलाकार को क्लोज्ड चेन बोलते हैं, और क्लोज्ड चेन को हिंदी में समृद्ध श्रृंखला भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई तत्व के परमाणु इकट्ठा होकर के लंबी या फिर क्लोज्ड श्रृंखला बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कैटेनेशन की क्रिया। तो समूह 14 के जो प्रथम तत्व है कार्बन, समूह 14 का प्रथम तत्व कार्बन कैटेनेशन प्रदर्शित करता है, और कैटेनेशन के द्वारा ये कई प्रकार की लंबी और गोल गोल श्रृंखलाएं दर्शाएगा। जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से पाया जाता है CH3, CH2, 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 यहाँ पे CH रहेगा तो यहाँ पे CH3, CH3। इस प्रकार से ये दो लंबी और शाखा युक्त श्रृंखला बनाता है। जब बेंजीन के रूप में देखेंगे तो इसमें CH, 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 यहाँ भी CH और यहाँ भी CH, और एक डबल और एक सिंगल बंद पाया जाएगा। तो ये कार्बन का क्लोज्ड या फिर समृद्ध श्रृंखला कहलाएगा, और ये कार्बन का ओपन या फिर विपरीत श्रृंखला कहलाता है। तो जो 14 समूह का तत्व है, पहला तत्व कार्बन, वह सर्वविदित रहता है। इसकी लंबी लंबी बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट में या फिर जो सैकेराइड्स रहते हैं उसमें, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, C6H12, या फिर जो सुक्रोज रहता है उसमें C12, H22, O11। इस प्रकार से बहुत लंबी लंबी कार्बन की श्रृंखला पाई जाती हैं। लेकिन 15 समूह पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ देखेंगे कि जो 15 समूह में ये पाया जाता है कि नहीं। तो 15 समूह के तत्व में यह जो गुण है नहीं के बराबर पाया जाता है, माने नाइट्रोजन परमाणु पे स्थित जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो आपस में क्या करेंगे, विकर्षण पैदा करेंगे, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु को लंबी श्रृंखला के रूप में नहीं जोड़ने देते हैं, और इसमें 3 परमाणु ही श्रृंखला बन पाती है। जो नाइट्रोजन है उसको हम लोग जब देखेंगे तो नाइट्रोजन में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। ये ऐसे अगर जुड़ना चाहेंगे नाइट्रोजन
तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें पाया जाएगा, एक ठो इसमें, एक ठो और इसमें भी एक ठो। तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों में ऋण आवेश रहेगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये और ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके कारण इसमें लंबी श्रृंखला नहीं बन पाती है। केवल 3 नाइट्रोजन ही आपस में जुड़ पाते हैं और N3- का निर्माण करते हैं। तो N3- के रूप में पाई जाती है और इनकी जो बंध ऊर्जा का मान भी कम रहता है, जो इनको कैटेनेशन या फिर लंबी श्रृंखला बनाने से रोकता है। फास्फोरस जो है इसमें कुछ ज़्यादा परमाणुओं की श्रृंखला बन जाती है, फास्फोरस में पाया जाता है ना उसमें, लेकिन उसमें जो है ओपन भी पाया जाता है और क्लोज्ड प्रकार से भी फास्फोरस में कैटेनेशन पाया जाएगा। अब देखेंगे घनत्व। तो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जो जाते हैं, ये नाइट्रोजन है उससे बिस्मथ तक जैसे जैसे आते जाएंगे तो उसमें घनत्व का मान लगातार बढ़ता जाता है और गैस होने के कारण जो नाइट्रोजन है उसका घनत्व सबसे कम पाया जाएगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो घनत्व बढ़ता जाएगा और नाइट्रोजन है ये गैस के रूप में रहता है, N2 के रूप में वायुमंडल में, जिसके कारण इसका घनत्व कम पाया जाता है। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग देखेंगे समूह 15 के तत्वों के रासायनिक गुण। अभी के लिए बस यहीं तक।